हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम तनों के रूपांतरण यानी कि मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम और तनों के कार्य यानी कि फंक्शंस ऑफ स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। तनों में रूपांतरण। तने पौधे के विभिन्न कार्यों के लिए अपने मूल कार्यों के अलावा अन्य कार्यों के लिए मॉडिफाइड यानी कि रूपांतरित हो सकते हैं। तनों में जो ये रूपांतरण होता है सभी प्रकार के तनों में हो सकता है, चाहे वो वायवीय तने हो यानी कि एरियल स्टेम हो, या अर्धवायवीय तने हो यानी कि सब एरियल स्टेम हो, या भूमिगत तने हो यानी कि अंडरग्राउंड स्टेम हो। जो अर्ध वायवीय तनों का रूपांतरण है और जो भूमिगत तनों का रूपांतरण है, हम इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। बेसिकली हमें इसमें वायवीय तनों का रूपांतरण पढ़ेगा, जिसमें हम प्रतान यानी कि टेंडल्स के बारे में पढ़ेंगे, कंटक यानी कि स्पाइन्स के बारे में पढ़ेंगे, पर्णाव और पर्णकाय स्तंभ यानी कि फाइलोक्लेड के बारे में पढ़ेंगे, और पत्र प्रकलिका यानी कि बुलबिल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो अर्धवायवीय तनों का रूपांतरण है वो रनर, सकर, स्टोलन, ऑफसेट हो सकता है। भूमिगत तनों का ट्यूबर्स, राइजोम, बल्ब और कॉम हो सकता है। ये बेसिकली फूड को स्टोर करते हैं और वर्धी जनन में यानी कि कायिक जनन में यूज होते हैं। ये रनर्स, सकर, स्टोलन और ऑफसेट होते हैं, ये भी बेसिकली जनन में यूज होते हैं। अब जो वायवीय तनों का यानी कि एरियल स्टेम्स का मॉडिफिकेशन है, उसमें पहला जो मॉडिफिकेशन है वो है प्रतान यानी कि टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स वायर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, हेयर जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होती है, जो वायर जैसी संरचनाएं होती हैं, लंबी पतली संरचनाएं होती हैं जो कॉइल हो जाती हैं, कुंडलित हो जाती हैं, और ये संवेदी संरचनाएं होती हैं और किसी भी आधार से ये चिपक कर चलती रहती हैं। और इसमें बाहर की तरफ ग्रोथ ज़्यादा होती है, अंदर की तरफ ग्रोथ कम होती है, जिससे कारण ये आगे की तरफ बढ़ती हुई चिपकती हुई चलती है। और ये किसी आधार से चिपक कर पौधे के चढ़ने में सहायता करती है, पौधा ऊपर तक चढ़ता है, अर्थात ये वीक स्टेम वाले पौधों में होता है। और जो टेंड्रिल्स का बनना होता है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके हो सकता है। जैसे पहला है अक्षीय यानी कि एक्साइलरी। नाम से पता चल रहा है कि अक्षीय का मतलब होता है कि जो एक्सिस पर होता है, अक्षीय कलिका से निकलते हैं। जो अक्षीय कलिका होती है यानी कि एक्साइलरी बड होती है, उससे निकलते हैं। अब एक्सिलरी बड का मतलब क्या है कि जैसे अगर ये स्टेम या स्टेम की ब्रांचेज है और उस पर ये लीफ निकली हुई है, तो ये लीफ का ये अक्ष होता है, एक्सिस होता है, और यहाँ पर जो बड प्रेजेंट होगी, कलिका प्रेजेंट होगी, इसे हमको बोलते हैं अक्षीय कलिका यानी कि एक्साइलरी बड। तो एक्साइलरी बड से निकलता है तो वो क्या कहलाएगा? एक्सिलरी कहलाएगा। जैसे पैसिफ्लोरा में एक्सिलरी बड से यानी कि अक्षीय कलिका से निकलता है। अगर वो शीर्षस्थ कलिका से निकलेगा यानी कि अगर वो ब्रांच की टिप पर, अगर यहाँ पर जो कलिका है इसको हम क्या बोलेंगे? शीर्षस्थ कलिका, एपिकल या टर्मिनल बड बोलते हैं। तो अगर वो एपिकल बड से निकलेगी तो क्या कहलाएगा? एपिकल यानी कि शीर्षस्थ कहलाएगा टेंड्रिल, जैसे अंगूर में, विटिस में। और तीसरा जो एंटीगोनॉन होता है, एंटीगोनॉन में पुष्पी कलिका यानी कि जो फ्लावरिंग बर्ड है वो प्रतान में यानी कि टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो जाती है। अर्थात अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार से या अलग अलग संरचनाओं से विकसित होते हैं। तो टेंड्रिल्स यानी कि प्रतान पतली, लंबी, सिलेंडर, कॉइल्ड, कुंडलित, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, वायर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, जो किसी भी आधार से चिपक कर चलती है और पादप को ऊपर ले जाने का काम करती है। दूसरे हैं कंटक यानी कि स्पाइन्स। अब जो कंटक हैं वो मजबूत और काष्ठीय यानी कि वुडी और नुकीले संरचनाएं होती हैं, नुकीली संरचनाएं होती हैं जो अक्षीय अथवा शीर्षस्थ कलिका से रूपांतरित होती हैं और उससे बनती हैं, और वो अंतर्जात रूप से बनती हैं। अंतर्जात का मतलब क्या होता है कि जब स्टीलर रीजन से कोई चीज़ बनती है तो हम उसे अंतर्जात बोलते हैं यानी कि एंडोजीनस बोलते हैं,
और जब कोई स्टील रीजन के बाहर जैसे सेकेंडरी कॉर्टेक्स से या एपिडर्मिस से विकसित होती है तब हम उसे क्या बोलते हैं, बहिर्जात बोलते हैं, यानी कि एक्सोजीनस बोलते हैं। तो कंटक क्या है, मजबूत काष्ठीय नुकीली संरचनाएं होती हैं जो शीर्षस्थ अथवा अक्षीय कलिकाओं से विकसित होती है। और कैसे विकसित होती है, वो अंतर्जात होती है। अंतर्जात का मतलब एंडोजीनस होती है। और ये पौधों को ग्रेजिंग एनिमल से, यानी कि जो चरने वाले जंतु होते हैं उनसे बचाती है, क्योंकि वो उनके प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं उनको खा सकते हैं, क्योंकि वो ग्रेजर्स होते हैं, चरने वाले जंतु होते हैं। लेकिन कांटे होने के कारण वो उसको खाते नहीं हैं, जो इसके कारण पादप की सुरक्षा होती है, प्लांट की सुरक्षा होती है, और उसको वो खाते नहीं हैं, जिससे उसकी जो वृद्धि होती है वो अप्रभावित रहती है। और ये नींबू, संतरे और अनार जैसे पौधों में कंटक पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं। इसके बाद है पर्णाभ और पर्णकाय स्तंभ और फाइलोक्लेड। ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अब कुछ पादप जो मरुद्भिद होते हैं, अर्थात मरुस्थलीय कंडीशन में पाए जाते हैं, अर्थात जीरोफिटिक कंडीशंस में पाए जाते हैं, पानी की कमी में पाए जाते हैं, वहाँ पर वो वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए जो पत्तियाँ होती हैं वो कांटों में रूपांतरित हो जाती है, स्पाइन्स में परिवर्तित हो जाती है, जिससे, क्योंकि जो वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपायरेशन है, ट्रांसपायरेशन का मतलब क्या है कि जो पादप के वायवीय भाग हैं, उन वायवीय भागों से जो पादप ने पानी ग्रहण किया है, अंदर पानी अब्जॉर्ब किया है, अवशोषित किया है, उसका 99% वाटर वायवीय अंगों पर उपस्थित रंध्रों यानी कि स्टोमेटा के थ्रू बॉडी से जल वाष्प के रूप में बॉडी से बाहर निकलता है, जिससे प्लांट का तापमान निश्चित बरकरार रहता है। प्लांट अधिक तापमान से बच पाता है, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ पाता, उसे ठंडक मिलती है, कूलिंग इफेक्ट होता है। तो वाष्पोत्सर्जन में प्लांट के अंदर जितना पानी आता है उसका मैक्सिमम पानी 99%, 98% पानी जो होता है जल वाष्प के रूप में बॉडी से बाहर निकालता है स्टोमेटा के थ्रू, रंध्रों के थ्रू, जो मुख्यतः पत्तियों पर होते हैं। पत्तियों की वो भी निचली सतह पर बेसिकली ज़्यादा होता है अधिकांशतः। लेकिन चूंकि ये ऐसी कंडीशन में ग्रो करते हैं प्लांट जहां पर पानी पहले से ही कम है, यानी कि मरुस्थलीय कंडीशन है, जीरोफिटिक कंडीशन है जहां पानी कम है, तो अगर इन प्लांट्स में पानी पहले से ही कम था क्योंकि सॉइल में पानी कम है, और अगर इनमें नॉर्मल लीव्स होती, सामान्य लीव्स होती, तो इनमें जो स्टोमेटा होते हैं वो पानी को बाहर निकालते थे, जो थोड़ा बहुत पानी होता है इनकी बॉडी का वो भी बाहर जाता रहता है। तो इससे बचने के लिए ये प्लांट्स क्या काम करते हैं कि अपनी लीव्स को कांटों में रूपांतरित कर देते हैं, स्पाइन्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे लीफ के कम होने से अब स्टोमेटा कम होंगे, स्टोमेटा कम होंगे यानी कि रंध्र कम होने से वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपायरेशन भी कम होगा और पानी का लॉस भी कम होगा। लेकिन पत्तियों के कांटों में रूपांतरित होने से एक समस्या क्रिएट होती है कि पत्ती का जो मेन काम है वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करना होता है। इसके अलावा स्टोमेटा गैसियस एक्सचेंज में, गैसों के विनिमय में भी भाग लेते हैं, वाष्पोत्सर्जन में भाग लेते हैं, लेकिन मेन काम क्या है कि वो किचन ऑफ द प्लांट है, जहां पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 और H2O से ऑर्गेनिक फूड यानी कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया जाता है, निर्माण किया जाता है। लेकिन अगर पत्तियां इनमें कांटों में रूपांतरित हो गई तो अब फोटोसिंथेसिस का काम कौन करेगा? यहां पर फोटोसिंथेसिस की जिम्मेदारी तना लेता है। इसके लिए अब तना क्या काम करता है कि चपटी और जो एक फ्लैट और मासल संरचना में, मासल्स का मतलब फ्लैशी यानी कि मोटी सी स्ट्रक्चर में रूपांतरित हो जाता है और प्रकाश संश्लेषण का काम करने लगता है, तब इसे हम क्या बोलते हैं? फाइलोक्लेड यानी कि पर्णाभ और पर्णकाय स्तंभ। तो पर्णकाय स्तंभ का मतलब क्या है कि कुछ मरुद्भिद पौधों में संपूर्ण तना हरा, चपटा और मासल संरचना में विकसित हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करने लगता है। इस संरचना को, इस मॉडिफाइड रूपांतरित तने को हम क्या बोलते हैं? फाइलोक्लेड। एक लाइन की डेफिनेशन है कि कुछ मरुद्भिद पौधों जैसे ऑफिंशिया में, नागफनी, यूफोर्बिया आदि में जो प्लांट का तना होता है, पत्तियां तो मॉडिफाइड हो जाती है स्पाइन्स में, कांटों में, लेकिन इस फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो तना होता है संपूर्ण तना हरा, चपटी संरचना में विकसित हो जाता है और प्रकाश संश्लेषण करने लगता है, भोजन पदार्थों का निर्माण करने लगता है, और इस संरचना को क्या बोलते हैं? फाइलोक्लेड। एग्जाम्पल इसके यूफोर्बिया, नागफनी और कैसुराइना होते हैं। इसके बाद पत्र प्रकालिका, बुलबिल्स। ये रूपांतरित वर्धी और पुष्पी कलिकाएं होती हैं यानी कि वेजिटेटिव और
फ्लावरिंग बर्ड्स होती हैं जो स्केली और पुष्पी पत्तियों के अक्ष से निकलती हैं, या तो स्केली लीव्स के एक्सिस से निकलेंगी या पुष्पी पत्तियों के एक्सिस से निकलेंगी। और ये मात्र यानी कि मदर पौधे से पृथक हो जाती हैं, और पृथक होकर जब ये सूटेबल सबस्ट्रेटम पर यानी कि अनुकूल आधार पर अनुकूल परिस्थितियों में पहुंचती हैं, सॉइल के संपर्क में आती हैं, तो ये नया प्लांट का निर्माण कर लेती है। और इसका एग्जाम्पल जो है अगेव होते हैं, रतालू और ऑक्जेलिस और लिली इसके एग्जाम्पल होते हैं। अब हम तनों के कार्यों पर आते हैं, क्योंकि हमने ये दोनों प्रीवियस वाले लेक्चर में पढ़ लिए हैं। तनों के कार्य, तने का जो मेन काम है वो बेसिकली क्या होता है कि पत्तियां, ब्रांचेस आदि को वहन करना होता है, और विभिन्न प्रकार के जो भोज्य पदार्थ है और जल है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक संवहन करना होता है, और भोजन को पत्तियों से दूसरे स्थानों तक पहुंचाना होता है। लेकिन इसके अलावा जो प्राथमिक कार्यों के अलावा भी कुछ विशेष कार्यों के लिए रूपांतरित हो जाते हैं, जिन्हें हम द्वितीयक कार्य कहते हैं। तो पहले हम प्राथमिक कार्य पढ़ेंगे और फिर द्वितीयक कार्य पढ़ेंगे। सबसे पहला जो प्राथमिक कार्य तने का, तने पर पत्तियां उपस्थित होती हैं, तनों पर ब्रांचेज होती हैं, ब्रांचेज और मेन तनों पर लीव्स उपस्थित होती है, पत्तियां उपस्थित होती हैं, और पत्तियां प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोज्य पदार्थों का निर्माण करती हैं, और जिस पर संपूर्ण पादप निर्भर होता है। और पत्तियों को वहन करने का काम, ब्रांचेस को वहन करने का काम कौन करता है? स्टेम करता है। स्टेम पर लीव्स उपस्थित होती हैं, या स्टेम की ब्रांचेस पर लीव्स होती है, या दोनों पर लीव्स उपस्थित होती है। दूसरा जो तना होता है वो पौधे के विभिन्न भागों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। तीसरा, जड़ें मृदा से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं, और तना इन खनिज लवणों और जल को जड़ों से पौधे के विभिन्न भाग तक, जैसे फ्लावर्स तक, पुष्पों तक, लीव्स तक, ब्रांचेस तक पहुंचाने का काम करता है। जो स्टेम होता है जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को विभिन्न भागों तक, पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। चौथा, तने पर फ्रूट्स यानी कि फल और बीज यानी कि सीड्स भी बनते हैं, जो आगे जाकर प्लांट नए पादपों के निर्माण में यूज होते हैं। सीड्स जर्मिनेट होकर, अंकुरित होकर नए पादपों का निर्माण करता है। और फिफ्थ, तना पत्तियों द्वारा बने भोज्य पदार्थों को लीव्स से रूट्स तक और अन्य भागों तक लेकर जाता है, जहां रूट्स उनको आगे के लिए संचित कर लेती हैं, और कुछ भोज्य पदार्थ जो होते हैं उसमें से उनका यूज कर लेते हैं। कुछ तो खाना जो रूट्स के अंदर आता है वो यूज कर लेती है, बाकी वो स्टार्च के रूप में आगे के लिए, फ्यूचर के लिए स्टोर कर लेती है, संचित कर लेती है। अब अनेक पौधों में जो इन प्राथमिक कार्य के अलावा तना रूपांतरित होकर, मॉडिफाइड होकर विभिन्न कार्य करने लगता है, और ऐसे कार्य जो प्राथमिक कार्य के अलावा करता है स्टेम, हम उन्हें क्या बोलते हैं? द्वितीयक कार्य यानी कि सेकेंडरी फंक्शंस पर बोलते हैं। और सेकेंडरी फंक्शंस जो परफॉर्म करता है उनमें से सबसे पहला जो सेकेंडरी फंक्शन है, तो अनेक पौधों में जो भूमिगत तने होते हैं, जो अभी हम यहाँ पढ़ कर आ रहे हैं, ये जैसे भूमिगत तने हैं, जैसे ट्यूबर्स है, कंद, राइजोम जैसे प्रकंद, बल्ब, बुलबुल एटसेट्रा। तो यहाँ पर जो ये भूमिगत तने हैं ये रूपांतरित हो जाते हैं, और रूपांतरित होकर भोज्य पदार्थों का स्टोर कर लेते हैं, संचित कर लेते हैं, और चिरकालिता यानी कि पैरिनेशन में और वर्धी जनन में, कायिक जनन में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ये आगे प्रतिकूल परिस्थितियों को पास कर देते हैं। और प्रतिकूल परिस्थितियां पास करने के बाद जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, तो ये अनुकूल परिस्थितियां आने पर नए पादपों का निर्माण कर लेते हैं, और वर्धी जनन से जो किसी भी पादप का जो संख्या होती है वो तेजी से बढ़ती है, क्योंकि वर्धी जनन एक फास्ट मेथड होता है रिप्रोडक्शन का। दूसरा, कमजोर तने वाले जो पौधे होते हैं उनमें अनेक संरचनाएं रूपांतरित हो, जैसे प्रतान पढ़ी अभी हमने, कंटक पढ़े और हुक पढ़े, वो उनके आरोहण में सहायता करते हैं। बेसिकली प्रतान जो होता है उनको एक जगह से ऊपर लेके जाता है, आरोहण बोलते हैं, तो आरोहण में हेल्प करता है। कुछ पादपों में जानवरों से बचाने के लिए, ग्रेजिंग एनिमल से बचाने के लिए कंटक स्पाइन्स बन जाते हैं, जैसे अभी हमने नींबू में, अनार में पढ़ा। तो ये जो स्पाइन्स बनते हैं ये उन पौधों को
चरने वाले जंतुओं से, जानवरों से सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिससे वो उन्हें नहीं खा पाते और उनका जो वृद्धि होती है वो प्रभावित नहीं होती है। अदरक और हल्दी जैसे, यानी कि जिंजर और टर्मरिक जैसे जो प्लांट्स होते हैं, उनमें तने जो होते हैं प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रसुप्त अवस्था में, यानी कि डॉर्मेंट स्टेट में पड़े रहते हैं, और जैसे ही ये डॉर्मेंट स्टेट खत्म होती है तो ये डॉर्मेंट स्टेट पास करते हैं, अनफेवरेबल पीरियड को पास करते हैं, और इस अनफेवरेबल पीरियड को पास करने का जो प्रोसेस होता है इसे बोलते हैं चिरकालिता। चिरकालिता यानी कि पेरिनेशन। और ये प्रतिकूल परिस्थितियों को पास करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? चिरकालिता यानी कि पेरिनेशन। और जब ये चिरकालिता में ये अनफेवरेबल कंडीशंस को पास कर देते हैं तो पास करने के बाद जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो ये कक्षीय कलिकाएं इसमें जो उपस्थित होती हैं वो विकसित होकर नए पादपों का निर्माण कर लेती है, अर्थात ये प्रतिकूल परिस्थितियों को पास करने में भी सहायता करते हैं। इसके अलावा कुछ मरूदभिद पौधों में, जैसे अभी हमने पढ़ा, तना जो होता है वो प्रकाश संश्लेषी होता है, जिसे फाइलोक्लेड बोलते हैं, और वहाँ पर पत्तियाँ स्पाइन्स में मॉडिफाइड हो जाती हैं, और प्रकाश संश्लेषण के लिए तना मॉडिफाइड हो जाता है फाइलोक्लेड में। इससे दो फायदे हुए प्लांट को कि जो तने का फाइलोक्लेड में रूपांतरण है, इससे तो भोज्य पदार्थ बनने में कोई दिक्कत नहीं है, और जबकि लीफ का स्पाइन्स में कन्वर्ट होने से फायदा हुआ कि उसके वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पानी या यानी कि जल की जो एक्स्ट्रा मात्रा बॉडी से बाहर निकलती वो निकलनी बंद हो गई, क्योंकि ये ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहां पानी पहले से ही कम होता है। इसके अलावा अनेक भूमिगत तने जो होते हैं वो भोज्य पदार्थों को संचित करते हैं, जैसे अदरक का प्रकंद, अरबी का धनकंद, आलू का कंद एक्सेट्रा। ये क्या काम करते हैं? भोज्य पदार्थों को स्टोर करते हैं, जिसे ह्यूमंस, मनुष्य यूज करते हैं। और कुछ वायवीय तने जैसे गन्ना है, वो शुगर यानी कि शर्करा का संचय करते हैं, और इसका भी यूज मनुष्य अपने डेली लाइफ में करता है। तो ये मेन यूज है जो स्टेम जो फंक्शन परफॉर्म करता है, जिसके द्वारा प्लांट लाभान्वित होता है। इसके अलावा जो इन कार्यों से या इन मॉडिफिकेशन से जो ह्यूमंस होते हैं, मनुष्य होते हैं, उनको भी लाभ पहुंचता है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।